बात कर रहे ना, ऑपरेशन लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। सर वो कन्वेंशनल युद्ध था, वो हमारी सेना ने, कुछ लोग तो हमारे पहले ही बांग्लादेश में एंटर कर गए थे जब वहाँ पे अत्याचार हो रहे थे बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानी सेना आकर के वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान में जाकर के, तो वहाँ के नेताओं ने हमसे मदद मांगी, उनके रिफ्यूजी हमारे कंट्री में आ रहे थे। इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिफ्यूजी हमारे पास में नहीं आया। सर उसमें 2 टुकड़े हुए, मगर इसमें क्या हुआ? हाँ, इसमें तो वो कर दिया जो कभी नहीं होता। उसके बाद में तो कौन से चुपचाप बैठे, बताओ ना। वो कारगिल में कर दिया उन्होंने, उग्रवाद के 89 से उन्होंने यहाँ पे कितना नुकसान कर चुके, हमारे कितने सेनाओं का नुकसान हो चुका, कितने सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं, कितने सिविल पॉपुलेशन मर चुकी है। अब कमर तोड़ दिए, उनकी सारे ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त कर दिए। अब पता लग गया कि 25 मिनट का खेल था ये, 25 मिनट में हिंदुस्तान क्या कर सकता है ये पता लग गया। बहुत फर्क है, लीडरशिप उस टाइम भी बहुत स्ट्रांग थी। इंदिरा गांधी में उस पर बोल लूँगा 71 की लड़ाई के ऊपर बहुत लंबा समय लग गया है। सर छोटे क्वेश्चन और करेंगे सर हाँ। आपसे। अभी हमारा पत्रकारों को ये भी बता दिए कि पीओके क्या है, क्यों पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कश्मीर बनाया, राजा हरि सिंह के राज से, और थोड़ा हमें ब्रीफ कर दें। हाँ, पीओके के आपको बताओ भाई, सारी गलती राजा हरि सिंह की है। उन्होंने डिले कर दिया, मदद मांगता रहा, लेकिन हिंदुस्तान की कंडीशन, सरदार पटेल जी ने कंडीशन डाल दी कि भाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि भाई पहले तू साइन कर कि तू हिंदुस्तान में मर्ज होगा। उसने साइन किए इमीडिएटली, और कुमाऊं सबसे पहले पहुंचने वाली बटालियन थी वहाँ, जिसके मेजर सोमनाथ शर्मा थे, फर्स्ट प्राइमरी चक्कर मिला था। तब तक वो पाकिस्तानी कबाल ये घुस करके उस एरिया में आकर के बैठ गए थे। हिंदुस्तान उस टाइम पे उस स्थिति में नहीं था कि हम आगे इसको बढ़ाएं। और ये उस टाइम जो डिसीजन लिया था हमारी सरकार ने भी, वो बंजर एरिया है, मैं बता रहा हूँ आपको। तब ये चाह रहे थे कि यार क्यों पंगा लेते हो, अभी आप बहुत कुछ हमारे पास और करने के लिए, अगर वहाँ पे हम और ज़बरदस्ती करते तो हमारी बहुत और रियासतें थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, तो बाद में ली हमने सारी की सारी ना, वो नहीं आती हमारे पास में अगर हम वहाँ उलझ जाते तो। इसलिए उस टाइम पे हमारी लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया था वो ठीक लिया था कि इसको छोड़ दो, बाद में इसको देखें। तब तक उन्होंने आकर के उस पर कब्जा कर लिया, तो आज तक बैठे हुए हैं। हम बोलते हैं इलीगल ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, लेकिन ये एरिया हमारा है। वो कश्मीर को ही बोलते हैं, पूरी को। पाकिस्तानी पूरी कश्मीर को बोलते हैं ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। कश्मीर ऑक्यूपाइड, जैसे हम पीओ को बोलते हैं, वो कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, वो केपीआई बोलते हैं। तो ये दोनों के क्लेम है, हमारा भी है, उनका हमारे ऊपर है, लेकिन हकीकत तो सब पूरी दुनिया जानती है। अब हमारे ट्रंप साहब ने क्या बोला था कि तो 1000 साल पुराना इशू है, इशू 47 में हुआ है जी, बिकॉज उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ा आउटस्पोकन है, उसने बोल दिया। ऐसे ही लोग ना सिर्फ बयान देते रहते इंटरनेशनल लेवल पे। वो सिर्फ क्लेम कर रहा है, यकीन मानना उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की और हम अपना टारगेट अचीव कर चुके थे। जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, जो सेट किए थे इस युद्ध के लिए, वो हमने अपने अचीव कर लिए थे। टेररिस्ट कैंप की बर्बादी, उनके जो मेन एयरबेस थे वो ख़त्म कर दिए थे। उनके पास में टेक ऑफ करने के लिए कोई एयरबेस नहीं बचा था, जहाँ से वो उनके पास जो भी हैं एयरक्राफ्ट जेट है, जो फाइटर है, उनको वहाँ से कहाँ से टेक ऑफ कराते हो। तब उन्होंने सोचा कि अब तो अगर एक झटका और हिंदुस्तान दे देगा तुम्हें, 10 तारीख को वो होना था, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। हमने बहुत गहरी एयर स्ट्राइक करनी थी, जो हम सिविलियन एयरपोर्ट्स को भी हम डिस्ट्रॉय करते उस दिन 7 को, 10 तारीख को। तब उन्होंने 12:30 बजे फ़ोन किया कि नहीं भाई, अब तो सिर्फ उनके शरण में आ जाओ। और मैंने अपनी वीडियोज़ में भी, सही बताऊँ, मैं एक सैनिक हूँ, बार बार ये कहा था कि शरीफ के पास में, अभी शहबाज शरीफ के पास में मौका है, मोदी जी को आकर के प्रणाम करें, पैर छूले उनके, मतलब माफ़ कर दो मुझे, बड़े भाई और मैं छोटा भाई। राव साहब, मेरा एक सवाल है सर, लोग कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने मीडिया पे सेंसरशिप लगा रखी, आप देखो उसके बाद में कोई नहीं बोल रहा है वहाँ पे, लेकिन रेडिएशन लीकेज वहाँ पे हुआ है।
वहाँ जो पहाड़ है नज़दीक, तो नूर खां जो एयरबेस था उसके नज़दीक है, उसमें उनके 50-60 मीटर नीचे उन्होंने बेस बना रखा जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे। अब रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि उसमें पाकिस्तान का एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इसका मतलब जो पाकिस्तान ने हल्ला मचाया था, अपना टेस्ट किया था, उसी पे अमेरिका ने बैन लगा दिया, तो उसके बाद तुम नहीं बनाओगे। पाकिस्तान के नाम पे अपने न्यूक्लियर वेपन उसे वहाँ पे रखे हुए, एशिया पे यूज़ करने के लिए, रशिया का नज़दीक उसके लाने के लिए, चाइना को नज़दीक अपने रेंज में लाने के लिए न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पर रखे हुए। लेकिन ये पाकिस्तान को पता लग गया तो वो एक फायर करते, उसका न्यूक्लियर वेपन वहीं न्यूट्रलाइज कर देते, हम वहीं पे गिर जाते, उनके कंट्री का डर, बर्बादी वहाँ होती। हिंदुस्तान के पास में हो सकता है संख्या बराबर, जो पेपर में आज तो उनके पास है ही नहीं। अब तो क्लियर हो गया इससे, इस 4 दिन की लड़ाई से क्लियर होगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन अपने हैं ही नहीं। उनके पास तो फाइटर जेट अपने नहीं है, F-16 अमेरिकन है, वो अमेरिकन के उनके पास में पासवर्ड है, उसके बगैर टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर हेरा फेरी के पासवर्ड बनवा भी लिया उन्होंने, कोई 1-2 पता लगता है अमेरिका ने उनको बोल दिया क्या क्या कर रहे हो तुम, F-16 तो हमारी परमिशन तो उड़ा ही नहीं सकते हो। तो उनके पास ना न्यूक्लियर वेपन है, ना उनके पास में एयर पावर है, ना उनके पास नेवल पावर, कोई उनके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया की टॉप 10 जो सेनाएं हैं वो किस नजरिए से देख रही हैं फिलहाल इंडिया को सुपर पावर देख रही है आज के दिन। देखो इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा सोल्जर दुनिया के अंदर अव्वल नंबर था। पहले सोल्जर की जहाँ बात करूँ मैं, वो 62 में प्रूव कर दिया था। 62 का युद्ध सेना नहीं हारी थी, देश हारा था। उसके बाद में जब जब युद्ध हुए 65 के अंदर, 71 के अंदर, पाकिस्तान ने सरेंडर करा दिया, बांग्लादेश नया बनवा दिया। तो भारतीय सोल्जर का सिक्का तो पहले था ही था, अब भारतीय सेना का सिक्का अब दुनिया में आ गया है। राव साहब, मेरे एक सवाल का जवाब